सुप्रभात बच्चों, मैं ज्योति बाला आज आप सबको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ। बहुत बच्चे ऐसा प्रश्न पूछते हैं मुझसे कि मैम र के कितने रूप हैं, या हिंदी भाषा में र के कितने रूपों का प्रयोग किया जाता है, सही रूप क्या है, उनका सही ढंग से प्रयोग कैसे किया जाता है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है, बच्चे बहुत गलतियाँ भी करते हैं, कंफ्यूज रहते हैं और समझने में उनको परेशानी भी होती है। तो आज मैं यही टॉपिक आपको पढ़ाने जा रही हूँ, र के विभिन्न रूप। आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि र के रूप कैसे हो सकते हैं, र तो व्यंजन वर्ण है, वो तो अकेला है। लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि हिंदी पढ़ते समय हमें र के बहुत सारे रूपों को पढ़ना होता है, उनको समझना होता है, उनके बारे में जानना होता है। तो आज हम इसी टॉपिक को पढ़ेंगे, समझेंगे कि र के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं, कैसे हैं। तो चलिए देखते हैं र के रूपों के बारे में। तो मैंने ये देखिए यहाँ लिखा है र के विभिन्न रूप। यहाँ मैंने 4 तरह के र के रूप लिखे हैं। देखिए 1, 2, 3 और 4। और इन चारों रूपों के बारे में हम विस्तृत रूप से यहाँ पढ़ेंगे, समझेंगे कि ये चारों रूप कौन कौन से हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है र का सामान्य रूप, मतलब र वर्ण जो व्यंजन वर्ण है उसका सामान्य रूप क्या हो सकता है। जैसे साधारणतः हम र लिखते हैं, व्यंजन वर्ण लिखते हैं शब्द में, जैसे राम, तो यहाँ र का साधारण रूप है, सामान्य रूप लिखा गया है, ठीक है। उसी तरह से राधा, रमेश और रजत, इन सारे शब्दों में र के सामान्य रूप का प्रयोग किया गया है, जो कि आप बच्चे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इसको लिखते हैं, इसका प्रयोग भी करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी रूप हैं जिन्हें समझना आवश्यक है, बच्चों को समझना चाहिए कि ये भी र ही है और ये र का स्वरूप चेंज करके प्रयोग किया जाता है, लेकिन वास्तव में ये र ही है, बस इसका रूप अलग हो गया है। दूसरा रूप जो हम पढ़ेंगे र का, वो है रेफ के रूप में। अभी हमने पढ़ा र का सामान्य रूप, जो सामान्यतः सब लोग पुस्तकों में पढ़ते हैं, लिखते हैं। एक और रूप हम पढ़ते हैं पुस्तकों में रेफ के तौर पर। र का जो रेफ रूप है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि र का रेफ रूप हम कहाँ पढ़ते हैं। जैसे शब्द आता है कार्य, तो कार्य में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे य के ऊपर रेफ लगा है। आपको शिक्षक बोलते होंगे कि रेफ लगाओ, या रेफ शब्द आप लोग कई बार सुनते भी होंगे। तो इस तरह से यहाँ पर र का रूप है रेफ के तौर पर, ठीक है, कार्य में। वैसे ही धर्म में र का रूप रेफ है, वैसे ही हर्ष में र का रूप रेफ है, वैसे ही गर्मी में र का रूप रेफ के तौर पे है। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर व्यंजन वर्ण र का सामान्य रूप है, तो सब लोगों को पता है कि व्यंजन वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, अर्थात स्वर ध्वनि उसमें समाहित है। तो इस सामान्य रूप में स्वर ध्वनि क्या है, इसमें अ जो स्वर ध्वनि है ये जब मिलता है तब र का सामान्य रूप बनता है। र हलंत में जब अ मिलेगा तब र का सामान्य रूप बनेगा, ये आपको पता है। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि रेफ में स्वर ध्वनि है या नहीं है। तो इसको पता करने के लिए हम इसका उच्चारण करेंगे, ठीक है। और किसी शब्द के उच्चारण को जब हम बहुत स्लोली या एकदम धीरे करते हैं तो वर्णों का पता चलता है कि कौन सा वर्ण असहित है। असहित मतलब जिसमें अ मिला हुआ है, अर्थात स्वर ध्वनि मिली हुई है, या कौन सा वर्ण अरहित है, अर्थात स्वर ध्वनि उसमें नहीं मिली हुई है। तो हम र के रूप में ये भी समझेंगे कि वैसे र के रूप जो कि रेफ के रूप में प्रयोग होते हैं, तो वो उसमें स्वर ध्वनि मिली होती है या नहीं मिली होती है, ठीक है तो ये र का ही रूप। लेकिन अगर इसका वर्ण विच्छेद हम करेंगे, मान लीजिए हमने राम का वर्ण विच्छेद किया, तो क्या लिखेंगे, र प्लस आ की मात्रा है, प्लस म हलन प्लस अ, ठीक है। ये दोनों मिलके राम हुआ और ये दोनों मिलके म हुआ, राम, ठीक है। इसी तरह से अगर हम कार्य का वर्ण विच्छेद करते हैं
कार्य का वर्ण विच्छेद करने पर हम किस तरह से इसको समझ सकते हैं। थोड़ा सा ये फ़ोन ऐसे कर देती हूँ ताकि आपको दिखे क्लियर। ठीक है, देखिए अगर मान लीजिए हमने कार्य का वर्ण विच्छेद किया, ठीक है, तो क्या लिखेंगे? क हलन प्लस आ प्लस र हलन प्लस य हलन प्लस अ। अब देखिए यहाँ पे का हो गया, ये र, ये रूप चेंज करके क्या हो गया? रेफ हो गया, र हलन, और यहाँ पे य हो गया, य और अ मिल गया। ठीक है, कार्य, तो अगर आप उच्चारण भी करें तो क्या करेंगे? कार्य, कार्य मतलब आधा र और पूरा य, ऐसे उच्चारण करते हैं। अर्थात यहाँ पे जो र का रूप है जो कि रेफ के रूप में है, इसमें अध्वनि सम्मिलित नहीं है, अर्थात ये अरहित है, असहित नहीं है, इसमें स्वर की मात्रा नहीं है। इसका अर्थ ये हल्का हो गया। एक बात और ध्यान से समझेंगे, तो जैसे ही रेफ वाला र आएगा, अगर उसको आपको वर्ण विच्छेद करने आए या ऐसे प्रश्न आए कि यहाँ पे र का रूप आधा है कि पूरा है, असहित है कि अरहित है, तब आप किस तरह से इसका पता लगाएंगे, ये भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे या तो आप उच्चारण करके देख सकते हैं, बहुत धीरे स्लोली उच्चारण करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप उच्चारण करके देखना नहीं चाहते हैं या आपको नहीं पता चलता है, तब आपको एक और तरीका है इसको देखने का कि जो रेफ है वो देखो ऊपर लगा हुआ है, मतलब वर्ण के माथे पर लगा हुआ है, शीर्ष पर, सिर पर है। तो बहुत ही आसान तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो र अरहित है, अर्थात वो हल्का हो गया है, अगर उसमें अ मिला हुआ रहेगा तो वो वजनी हो जाएगा, वजन हो जाएगा उसमें। तो ये इसमें वजन नहीं है क्योंकि इसमें स्वर की मात्रा ही नहीं है, स्वर की ध्वनि ही नहीं है, ये अभी अकेला है, अधूरा है, तो इसीलिए ये ऊपर उठ गया है। और कहाँ चढ़ गया है? वर्ण के शीर्ष पर, माथे पर चढ़ गया है ना? किस वजह से? बहुत आसानी से समझने के लिए मैं बात बोल रही हूँ, बच्चों को समझने के लिए, कि अगर आपको पता करना हो कि इतना तो आपको पता चल गया कि रेफ जो है वो र का रूप है, लेकिन अगर रेफ र का रूप है तो ये पूरा है कि आधा है, ये भी जानना जरूरी है। और पूरा आधा का मतलब क्या? पूरा मतलब जिसमें स्वर की ध्वनि मिली हुई हो, और आधा मतलब जिसमें स्वर की ध्वनि नहीं मिली हुई हो। आप सबको वर्ण पढ़ते समय ये पता ही होगा कि वैसे व्यंजन वर्ण जिनमें स्वर की ध्वनि मिली होती है उसको असहित कहते हैं, जिसमें स्वर की ध्वनि नहीं मिली होती है मतलब नीचे हलंत लगा रहता है उसको अरहित कहते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये अरहित है, क्यों? क्योंकि यहाँ उच्चारण से भी वहाँ उसमें अ की ध्वनि नहीं है। और एक चीज़ से और समझ सकते हैं कि ये किसी वर्ण के शीर्ष पर सवार हो गया है, मतलब हल्का हो गया है, वो ऊपर उठ गया है, तो माथे पर चढ़ गया है, तो इसीलिए भी इसमें अध्वनि नहीं हो सकती है। ये सिर्फ समझने के लिए मैं बोल रही हूँ, आप सिर्फ इसको समझिएगा कि इस तरह से इसको हम लोग समझ सकते हैं कि जो रेफ र का जो रेफ रूप है वो अरहित रूप होता है। ठीक है, दूसरी बात एक और आप इसको समझ सकते हैं, इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए जिसके पास ताकत है, क के पास किसका ताकत है? आ स्वर का ताकत है ना? क को आ जो स्वर ध्वनि है उसकी ताकत मिली हुई है, ये मजबूत हो गया बेचारा। अब यहाँ पे य जो है उसको भी अ स्वर की ध्वनि मिली हुई है, तो इसको भी ताकत आ गई, ये भी मजबूत हो गया है। लेकिन यहाँ जो र है उसको किसी स्वर की ध्वनि नहीं मिली हुई है, मतलब अभी भी वो कमज़ोर है। तो जब वो कमज़ोर है तो वो किसी से मदद मांगता है, तो वो मदद मांग रहा है कि भाई मुझे मदद करो, मुझे संभालो, मैं कमज़ोर हूँ, मैं गिर रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग हिंदी को कैसे लिखते हैं? बाएं से दाएं की साइड में लिखते हैं ना? तो जो इसके पीछे रहेगा या इसके बाद आएगा, तो र के बाद कौन आया? य आया, तो वही उसको मदद करेगा, वही उसको उठाएगा, है ना? आगे वाला तो चला गया, पीछे आया तो य ने देखा कि भाई र जो है ये तो कमज़ोर है, इसको तो ताकत ही नहीं मिली है, तो इसने क्या किया? इसकी मदद की। य ने किसकी मदद की? र की मदद की। और क्या किया? इसको अपने सिर पर बैठा लिया। या तो कमज़ोर आदमी को गोदी में उठाएंगे, कंधे पर बैठाएंगे, सिर पर बैठाएंगे और आगे बढ़ेंगे, है ना? तो यहाँ पे र ने क्या किया?
य को सिर पे बैठा लिए, ठीक है, और सिर पर बैठाने के बाद ये इसको कैरी करना ले जाना है। तो अब चूँकि ये कमज़ोर है, इसको मदद की ज़रूरत है, तो आप देखिएगा कि मदद कौन देगा? जो स्वयं मजबूत रहेगा वही ना मदद देगा, जो स्वयं कमज़ोर रहेगा वो मदद कैसे देगा? तो इसीलिए यह तो यहाँ मजबूत है, किसकी वजह से मजबूत है? अ की वजह से मजबूत है। तो सहारा किसने दिया? यहाँ व्यंजन वर्णों को सहारा कौन देता है? व्यंजन को बोलते समय स्वर की सहायता से बोला जाता है, मतलब स्वर सहायता करते हैं, स्वर सहारा देते हैं। तो यहाँ भी स्वर ही सहारा दे रहे हैं, किसको? ये जो अ स्वर है या को सहारा दे रहा है, लेकिन इसने देखा कि र भी कमज़ोर है, तो उसने र को भी सहारा दे दिया। तो सहारा दिया तो इसके साथ मिला नहीं, इसको क्या किया? उठा के अपने माथे पर रख लिया, शीर्ष पर रख लिया। तो यहाँ पे हम लोग कैसे लिखते हैं? देखिए, ये जो मात्रा है इसके ऊपर हम लोग लिखेंगे, ये जो आपकी मात्रा है इसके ऊपर हम लोग लेख लगा देते हैं। क्लियर, समझ में आ गया आपको बात? अगर बहुत आसानी से मान लीजिए इतना आपको समझ में नहीं आता, बहुत आसानी से समझना है, तो एकदम साधारण शब्दों में समझो कि र का वो रूप जो सिर पर बैठ जाता है, अर्थात उसमें आपकी मात्रा नहीं है, वो हल्का है, इसीलिए हल्की चीज़ें आप देखते हैं कि हवा में ऊपर उठ जाती हैं, और जो भारी चीज़ें होती हैं वो नीचे की तरफ जाती हैं। तो ये ऊपर उठ गया, सिर पर सवार हो गया, इसीलिए ये हल्का है, इसीलिए ये इसमें आपकी मात्रा नहीं है, ठीक है। तो ये जो र का रूप है, जो हमने रेफ के रूप में पढ़ा और र का सामान्य रूप पढ़ा, ये मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे की वीडियो में हम लोग र का पदेन रूप पढ़ेंगे, पदेन रूप क्या है और उसको समझेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, आगे की वीडियो के लिए हम लोग इस रूप को पढ़ने के लिए तैयार रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।